नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। और आज की क्लास में हम बात कर लेते हैं शैक्षिक परिदृश्य की जो क्लासेस चल रही है। और शैक्षिक परिदृश्य का आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा शिक्षण अधिगम के नवाचार। शिक्षण अधिगम के नवाचार हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। और उसका जो मुख्य उद्देश्य क्या होता है, देखो शिक्षण अधिगम के नवाचार ये शिक्षण के अधिगम के जो नवाचार हैं, नवाचार मीन्स आजकल किस तरह की स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं, किस तरह के नवाचार हम लेके आ रहे हैं शिक्षण को, जिससे शिक्षण क्या हो सके, प्रभावी हो सके। ठीक है, प्रभावी शिक्षण हो सके। मुख्य उद्देश्य क्या है, 3 से 18 वर्ष के जो समस्त बालक बालिकाओं को नामांकन करने के साथ ही, यानी कि 3 से 18 वर्ष के जो समस्त बालक बालिकाएं हैं उनका बालक बालिकाओं के नामांकन करने के साथ ही उनका विद्यालय में ठहराव सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसका मतलब ये है कि जो ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम नामांकन होना 3 से 18 वर्ष के बालक बालिकाओं का, और फिर उनका विद्यालय में ठहराव भी सुनिश्चित करना शिक्षण अधिगम के नवाचार है। और शिक्षण जो है शिक्षण है प्रक्रिया, उसको नवाचार के द्वारा और भी बेहतरीन से बेहतरीन बनाना। ठीक है, जिससे उसमें और इंटरेस्ट डेवलप हो सके। तो इसमें एक है SIQE जो संचालन किया जा रहा है, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन SIQE राज्य में संचालित किया जा रहा है। SIQE को स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है, राज्य में संचालित किया जा रहा है। क्लास 1 to 5 के विद्यार्थियों के लिए, क्लास 1 to 5 के विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर उन्नयन के उद्देश्य से SIQE कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कितना? क्लास 1 to 5 के विद्यार्थियों के लिए। राज्य में इसका संचालन 15-16 से किया जा रहा है, 15-16 सत्र से किया जा रहा है, जो कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CC जो है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का ही परिवर्तित रूप है। ये एक परिवर्तित रूप है। किसका परिवर्तित रूप है? CC का ही परिवर्तित रूप है। इसमें मुख्य 3 गतिविधियां शामिल होती हैं। एक तो होती है CCP यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोगी, ABL एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, CC कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। देखो CCP, CCE और ABL। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र, बाल केंद्रित शिक्षा कैसी होनी चाहिए? बाल केंद्रित होनी चाहिए। गतिविधि आधारित अधिगम कैसा होना चाहिए? गतिविधि आधारित होना चाहिए। इसके अलावा CC सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो इसमें 3 गतिविधियां शामिल होती हैं। SIQE के संचालन के लिए गठित जो समितियां हैं, राज्य स्तर पर अलग हैं और जिला स्तर पर अलग हैं। राज्य स्तर पर परियोजना परिचालन समिति, राज्य कार्यकारी समूह, राज्य शैक्षिक समूह, जिला कोर ग्रुप और जिला अकादमिक ग्रुप। ठीक है, ये जिला स्तर पर हैं, ये राज्य स्तर पर होती हैं। उसके अलावा है SIQE का क्रियान्वयन कहाँ किया जाता है। देखो SIQE का क्रियान्वयन कहाँ से किया जा रहा है? निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर। कौन कौन कर रहा है इसका क्रियान्वयन? SIQE का क्रियान्वयन कौन कौन कर रहा है? तो उसमें निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर इम्पॉर्टेंट है। देखो निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर क्या करता है? परियोजना का संचालन करता है। जो भी परियोजनाएं हैं उनका संचालन, इसके SIQE के अंतर्गत जितनी भी परियोजनाएं हैं उनका संचालन कौन करता है? माध्यमिक शिक्षा बीकानेर करता है। RSCERT उदयपुर यानी कि एकेडमिक जो कार्य हैं, जितने भी एकेडमिक जो कार्य हैं उनको कौन करता है? RSCERT उदयपुर करता है। ठीक है, RSCERT उदयपुर करता है एकेडमिक कार्यों को, RSCERT। उसके बाद राज्य स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर का क्या काम है? राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर में शैक्षिक समर्थन प्रशिक्षण एवं कार्यक्रम की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की जाती है? स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के द्वारा। शैक्षिक समर्थन प्रशिक्षण एवं कार्य की रूपरेखा स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के द्वारा। और बोध शिक्षा समिति और वे यूनिसेफ जो है वो तकनीकी समर्थन देते हैं इसको। बोध शिक्षा समिति व जो यूनिसेफ है वो उसको क्या देते हैं? तकनीकी समर्थन देते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, क्योंकि इसी के तहत ही SIQE आया है, इसी के बेसिस पे, इसी में ही परिवर्तन इसी के बेसिस पे। तो शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अनुसार शिक्षा का अधिकार कानून 2009 RTE 2009 के अनुसार 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों का अधिकार है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करना। कैसी शिक्षा? गुणवत्तापूर्ण, जो सभी जो उद्देश्यों से पर्याप्त हो, सभी उद्देश्यों का
क्या करें, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करें। SIQA का मुख्य आधार NCF 2005 और RT 2009 की धारा 24 और 29। देखो NCF का जो मुख्य आधार हैं वो NCF 2005 और RT 2009 की धारा 24 और 29 है। इसका मुख्य आधार क्या है? NCF 2005 और RT 2009 की धारा कितनी? 24 और 29 है। CCP में क्या होता है? बाल केंद्र जो होती है, विद्यार्थी स्वयं करके सीखता है, बाल केंद्रित होती है। बालक केंद्रित शिक्षण विधियाँ बाल केंद्रित जो शिक्षण विधियाँ हैं उनका यूज़ करते हैं इसमें। शिक्षक व शिक्षार्थी के मध्य इसमें घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। शिक्षक व शिक्षार्थी के मध्य घनिष्ठ संबंध किसमें पाया जाता है? CCP में, बाल केंद्रित शिक्षा में। ABL गतिविधि आधारित शिक्षण के लिए हम क्या कर रहे हैं? ABL कक्ष बना रहे हैं। छोटे बच्चों की जो क्लास होती है ना, उसमें अगर जाओगे तो ABL कक्ष दिखाई देंगे, रंगीन बिल्कुल। ABL किट दी जाती है, दीवारों पर शामपट बनाए जाते हैं, आकृतियाँ निर्मित की जाती हैं, ठीक है। वो हम चीज़ें अभी डेवलप कर रहे हैं धीरे धीरे। RTE की धारा 29 के अनुसार विद्यार्थियों के विकास के सभी पहलुओं पर ध्यान देने के लिए CCE की प्रक्रिया अपनाई जाती है। RTE की धारा 29 के अनुसार विद्यार्थियों के विकास के सभी पहलुओं पर ध्यान देने के लिए CCE की प्रक्रिया जो होती है वो अपनाई गई है। देखो CCE क्या है? विद्यार्थियों के सभी पहलुओं पर ध्यान देने के लिए CCE चलाई गई है और CCE की प्रक्रिया अपनाई गई है। उसमें सतत का मतलब क्या है? सतत का मतलब होता है मूल्यांकन प्रक्रिया संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया के दौरान निर्मित होती है। जो मूल्यांकन होती है, मूल्यांकन प्रक्रिया संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया, जितनी भी शिक्षण प्रक्रिया होती है पूरे निरंतर उसके दौरान निर्मित होती है मूल्यांकन प्रक्रिया। मूल्यांकन इसका उद्देश्य देखो मूल्यांकन जो प्रक्रिया होती है वो संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया जो होती है उसके दौरान निर्मित होती है तथा संपूर्ण शैक्षिक सत्र तक चलती है। यानी कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा मूल्यांकन प्रक्रिया होती है सतत में। सतत यानी कि सतत मूल्यांकन का मतलब होता है कि सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया के दौरान निरंतर अवलोकित करना। निरंतर यानी कि शुरू से लेकर पूरा सत्र शैक्षणिक सत्र तक, संपूर्ण शैक्षणिक सत्र तक अवलोकित किया जाता है तथा आवश्यकता अनुसार उसको फीडबैक में मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सतत मूल्यांकन। अब सतत पहलू में भी एक तो निरंतर और एक आवधिक, पीरियोडिकली होता है, एक तो पीरियोडिक और एक होता है निरंतर, कॉन्टिन्यूअस। शिक्षण प्रक्रिया के दौरान आकलन होता है। इसमें निरंतर जो होता है, निरंतर वाली जो प्रक्रिया है उसमें क्या होता है? शिक्षण प्रक्रिया के दौरान आकलन होता है रचनात्मक, जिसको फॉर्मेटिव असेसमेंट भी बोलते हैं। ये क्या होता है? फॉर्मेटिव जो असेसमेंट होता है वो शिक्षण प्रक्रिया के दौरान होता है और ये अनौपचारिक रूप से किया जाता है। इसमें औपचारिकता नहीं होती है, एक सिलेबस वगैरह नहीं होता है इसमें। शिक्षण प्रक्रिया के दौरान अनौपचारिक रूप से ये किया जाता है। निरंतर वाला जो होता है कॉन्टिन्यूअस होता है। और पीरियोडिक जो होता है वो होता है कार्य निष्पादन का जो मूल्यांकन होता है वो यूनिट या सत्र की समाप्ति पर होता है। कार्य निष्पादन का जो मूल्यांकन होता है वो यूनिट सत्र की समाप्ति पर होता है और यूनिट या सत्र की यानी कि सत्र की समाप्ति पर जो कार्य निष्पादन का जो मूल्यांकन होता है उसको बोलते हैं योगात्मक या समेटिव असेसमेंट। ये कब होता है? लास्ट में होता है, ये एंड में सत्र जैसे यूनिट समाप्त हो गई, सत्र समाप्ति हो गई, तब होता है ये। उसमें उसी में से पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये होता है योगात्मक या समेटिव और ये औपचारिक रूप से होता है, पहली बात। अब हम बात कर लेते हैं व्यापक। व्यापक शब्द का क्या मतलब है? व्यापक शैक्षणिक और सहशैक्षिक दो पहलुओं को जोड़ देता है। ये व्यापक पहलू जो है वो शैक्षिक और सहशैक्षिक दोनों ही इंक्लूड होते हैं। शैक्षिक का मतलब है पाठ्यक्रम के क्षेत्र, यानी कि पाठ्यक्रम जो है उसके क्षेत्र, सभी उद्देश्यों, ज्ञान भाव, जो भी जितने भी उद्देश्य हैं उनका मूल्यांकन किया जाता है पाठ्यक्रम के क्षेत्र के दौरान। पाठ्यक्रम के क्षेत्र में यानी कि जैसे कोई सिलेबस है उसमें क्या है मूल्यांकन किया जाता है, तो उसको बोलते हैं शैक्षिक। लेकिन सहशैक्षिक में क्या होता है? ये तो पाठ्यक्रम के क्षेत्र में होता है और सहशैक्षिक होता है जीवन कौशल, कार्यशाला, अभिवृत्ति एवं मूल्य। बच्चे ने कितना अभिवृत्ति, एटीट्यूड कैसा बनाया, एप्टीट्यूड कैसा है, एटीट्यूड कैसा है बच्चे का, अभिवृत्ति एवं उसमें मूल्य कितने हैं, ठीक है।
वैल्यूज़, मोरल्स, ये जीवन कौशल, कार्य शिक्षा, मोरल्स वगैरह का आकलन किया जाता है, ठीक है। व्यापक पहलू है ये। अब सह पाठ्यचर्या गतिविधियां हैं, जैसे कि खेल कूद वगैरह है, जो कार्यकलाप जो है, शारीरिक एवं स्वास्थ्य जो है शिक्षा, उसके बारे में भी यहाँ पे सह शैक्षिक में ये सारे जितने भी पहलू हैं ये सभी आते हैं। तो शैक्षिक और सह शैक्षिक से मतलब है व्यापक पहलू का। SIQE के तहत CC के संचालन के अंतर्गत निम्न प्रक्रिया एवं दस्तावेज शामिल होते हैं। SIQE के तहत CC के संचालन के अंतर्गत निम्न प्रक्रिया एवं दस्तावेज शामिल होते हैं। देखो, पहला है पाठ्यक्रम का टर्मवार विभाजन होता है। पहले तो क्या होता है, पाठ्यक्रम जो होता है वो 3 टर्म्स में डिवाइडेड होता है। टर्म समाप्ति पर ऐसे होता है, योगात्मक आकलन किया जाता है, समेटिव असेसमेंट। उसके बाद शिक्षक प्रक्रिया के दौरान निरंतर शिक्षण प्रक्रिया जो होती है, शिक्षक नहीं है, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान निरंतर क्या होता है, FA यानी कि रचनात्मक मूल्यांकन होता है। ऐसे तो होता है सत्र की समाप्ति पर, और ये जो निरंतर शिक्षण प्रक्रिया के दौरान होता है वो होता है रचनात्मक मूल्यांकन। आधार रेखा मूल्यांकन क्या होता है, सत्र के प्रारंभ में, जैसे कोई सत्र है वो स्टार्टिंग में बच्चों के शैक्षणिक स्तर को जानने के लिए किया जाने वाला जो आकलन होता है उसको बोलते हैं आधार रेखा मूल्यांकन। ये कक्षा 2 से प्रारंभ होता है, मेनली अच्छे स्कूल्स होते हैं उसमें लिया जाता है। जैसे कक्षा में प्रवेश लेते हैं ना, तो प्रारंभ में, सत्र के प्रारंभ में शैक्षणिक स्तर को जानने के लिए ये आधार रेखा मूल्यांकन किया जाता है। अध्यापक योजना डायरी, प्रत्येक कक्षा से संबंधित विषय के लिए शिक्षक योजना, समीक्षा व रचनात्मक आकलन चेकलिस्ट होती है। और प्राथमिक स्तर पर कुछ 7 डायरियाँ होती हैं। प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक कक्षा से संबंधित विषय के लिए शिक्षण योजना, समीक्षा, रचनात्मक आकलन, चेकलिस्ट वगैरह होती हैं। इसके लिए अलग अलग अध्यापक योजना डायरियाँ बनी हुई होती हैं, और 7 डायरी होती हैं प्राथमिक स्तर पर। उसके अलावा विद्यार्थी वार्षिक आकलन प्रतिवेदन, सत्र के उपरांत शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्र में बच्चे ने क्या उपलब्धि प्राप्त की है उसका प्रतिवेदन जो होता है, रिपोर्ट होती है उसकी, विद्यार्थी वार्षिक आकलन जो होता है। नोट है, देखो FA का उद्देश्य होता है कम गति से सीखने वाले विद्यार्थियों का, देखो FA का जो उद्देश्य होता है, नोट इम्पॉर्टेंट नोट है। देखो FA में क्या होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या होता है, इसका जो उद्देश्य होता है, उसका उद्देश्य होता है मेनली क्या होता है, कम गति से सीखने वाले जो विद्यार्थी हैं उनका निदानात्मक परीक्षण करके, उनका निदान करके उपचार शिक्षण करना। निदान के बाद उपचार होता है, तो कम गति से जो सीखने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका क्या करता है, उनका क्या करना है, निदान करके उसका उपचार करना होता है। FA का मेनली उद्देश्य यही होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट का। पोर्टफोलियो क्या होता है, पोर्टफोलियो ऐसी फाइल होती है जिसमें विद्यार्थी के द्वारा किए गए कार्य के प्रतिनिधि जो नमूने होते हैं, जितने भी मॉडल्स होते हैं जो विद्यार्थी ने कार्य किए हैं और व्यवस्थित करके उनको लगाया जाता है। ऐसी फाइल एक तैयार की जाती है विद्यार्थी से रिलेटेड, इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो बोले हैं, इसका उद्देश्य होता है विद्यार्थी के अधिगम में हो रहे जो परिवर्तन है उसको समझने के लिए। अधिगम में जो विद्यार्थी में जो परिवर्तन हो रहे हैं अधिगम के दौरान लर्निंग के दौरान जो परिवर्तन हो रहे हैं विद्यार्थी में, उसको समझने के लिए पोर्टफोलियो बनाया जाता है। ऐसी फाइल होती है ये, ठीक है। अब SIQE के अंतर्गत CC में बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि के लिए 3 ग्रेड्स दी जाती हैं। देखो SCC जो होती है उसमें राजस्थान में क्या होता है, 3 ग्रेड दी जाती हैं SIQE के अंतर्गत। राजस्थान के बारे में बात कर रहे हैं हम। बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि के लिए 3 ग्रेड्स दी जाती हैं। पहला होती है अपेक्षित स्तर की समझ, यानी कि स्वतंत्र रूप से कार्य करने की क्षमता, जिसको A ग्रेड दी जाती है। देखो A ग्रेड ABC A ग्रेड दी जाती है स्वतंत्र रूप से कार्य करने की क्षमता। अगर बच्चा स्वतंत्र रूप से कार्य करने की क्षमता कर रहा है, यानी कि अपेक्षित स्तर की समझ है बच्चे को, तो A ग्रेड दी जाती है। B ग्रेड दी जाती है मध्यम स्तर की समझ, यानी कि शिक्षक की सहायता से कार्य करने की दक्षता अगर बच्चे में आ गई है तो उसको B ग्रेड देंगे। और C ग्रेड देंगे आरंभिक स्तर की समझ है, यानी कि शिक्षक की विशेषता सहायता से अगर बच्चा जो है, विद्यार्थी जो है वो काम कर रहा है, तो इसमें C ग्रेड दे दी जाती है। तो ये ग्रेड सिस्टम होता है, ठीक है, ABC का। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।